अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और बैटरी क्या होता है। तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें जानेंगे। सबसे पहले कुछ डिवाइसेस के बारे में जानते हैं कि जैसे अगर कहीं किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और हमें जानना है कि उस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे। या फिर अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है ईएमएफ का, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, जस्ट लाइक एक बैटरी है, और हमको पता करना है कि उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। या फिर अगर हम कुछ इस तरीके से मानते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है कुछ इस तरीका का, जिसमें एक वायर है आपका AB। ये जो आपका वायर है ये कनेक्टेड है एक बैटरी से। सिंस कि आप जानते हैं कि अगर कोई वायर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होने के कारण इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हमें पता करना हो इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर। एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको कहते हैं एमीटर। ये डिवाइस जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में मेजर करता है। इसी के जैसा एक और डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। इसका काम क्या होता है कि अगर कोई सर्किट आपका है तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, इस चीज को ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है। जैसे कि अगर हम मान लिए कि ये हमारा एक सर्किट है, एक सर्किट डायग्राम आपका है जिसमें आपको पता करना है कि करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास एक डिवाइस है एमीटर जो कि क्या करता है, इस सर्किट में करंट को मेजर करता है। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सर्किट में एक एमीटर को अरेंज करेंगे इन दोनों वायर्स के पिंस के बीच में। अब क्या होगा कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये करंट जब इस एमीटर के थ्रू गुजरेगा तो उससे आपको इस एमीटर में एक रिफ्लेक्शन आएगा जो कि उस करंट का स्ट्रेंथ को बताएगा कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है। अब इसी तरीका का हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर। उसका हम लोग यूज कहां करते हैं, तो अगर कोई बैटरी है या किसी भी वायर का एंड हमको दिया हुआ है और हमें पता करना है कि उसके बीच एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टमीटर का। अब वोल्टमीटर जो हमारा है उसको हम लोग कंबाइन करते हैं बैटरी के साथ में, या फिर जो आपका वायर या मटेरियल है या कंडक्टर है उसके साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस तरीका से इसके एंड्स के अक्रॉस। मतलब वोल्टमीटर को हम इस तरीका से कनेक्ट करते हैं कि आपका जो कंडक्टर है वो दोनों उसके एंड के अक्रॉस हो, मतलब उन दोनों के एंड के बीच में उसको हम इस तरीका से अरेंज करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर सके। सिंपल लैंग्वेज में हमको जिन एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसी एंड्स के अक्रॉस हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं, और जिस सर्किट में हमको करंट मेजर करना होता है उस सर्किट में उस वायर के बीच में हम उसको क्या करते हैं, एमीटर को अरेंज करते हैं कुछ इस तरीका से। वोल्टमीटर को अरेंज करेंगे एंड्स के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस गेन करना हो, और एमीटर को अरेंज करते हैं उस सर्किट में इस तरीका से ताकि करंट उसके थ्रू होकर के पास करे कंप्लीटली। ये था हमारा एमीटर और वोल्टमीटर। अब हम इसको कुछ डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं। एमीटर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जब आप वोल्टमीटर का बात करिएगा तो वोल्टमीटर एक डिवाइस होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर जो है ओम्स लॉ, जो आपके एग्जाम के व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक कहानी में चलते हैं कि एक साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सर्किट अरेंज किया इस तरीके से। एक वायर लिया उन्होंने AB, इस वायर को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब इस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है
इस करंट को मेजर करने के लिए उन्होंने एमीटर को यहाँ पर अरेंज किया इस सर्किट में। फिर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर को उन्होंने ए और बी के अक्रॉस अरेंज किया। इस तरीके का सर्किट उन्होंने अरेंज किया, मतलब एक वायर लिया और उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें और उस वायर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच रिलेशन निकालने के लिए इस तरीके का सर्किट डायग्राम उन्होंने अरेंज किया। अब ये जो बैटरी था इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। तो मान लेते हैं कि उन्होंने शुरू में कोई एक बैटरी लिया V वोल्ट का, तो और इस सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हुआ I, ठीक। तो जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो कुछ रीडिंग उनके पास करंट का आया। एक डायग्राम बनाया उन्होंने, चार्ट बनाया जिसमें वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग को नोट किया। वोल्टेज उनको पता था क्योंकि जितना वोल्ट का बैटरी लगाइएगा तो आपको वोल्टेज पता होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक डायग्राम चार्ट बनाया जिसमें वोल्टेज और करंट के अक्रॉस उन्होंने रीडिंग लिखना शुरू किया। जैसे मान लिया कि जब इनका पहले बार जब वोल्टेज था V1 तो इनका करंट का रीडिंग आया I1। जब इनका दूसरा बार जब इन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया और इसको कर दिया V2 तो यहाँ करंट आपका हो गया I2। इसी तरीके से V3 के लिए करंट था I3, V4 के लिए करंट हो गया इनका I4। इन सभी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने एक चीज देखा कि जैसे जैसे उन्होंने इस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे इस सर्किट में करंट इंक्रीज करता चला गया। इसके लिए हम जनरल एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर में जो हम बैटरी यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी अपने रिमोट्स में, टीवी के रिमोट में या फिर डीवीडी के रिमोट में या फिर किसी भी होम थिएटर वगैरह के रिमोट में, और एक बैटरी हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर के लिए। इन्वर्टर के लिए मतलब बड़ा वाला बैटरी। अब एक जरा कॉमन सा चीज सोचिए, क्या दोनों बैटरी से करंट हमको सेम मिलता है? हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बैटरी कम वोल्टेज का है उससे करंट कम फ्लो होता है और जो बैटरी ज्यादा वोल्टेज का है उससे करंट ज्यादा फ्लो होता है। यही चीज उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया कि जैसे जैसे हम सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारा करंट भी इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं वैसे वैसे हमारा करंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इन्होंने इन सभी रीडिंग्स को लेकर के एक ग्राफ प्लॉट किया कुछ इस तरीके से। एक ग्राफ प्लॉट किया इसमें इधर की डायरेक्शन में इनका वोल्टेज बढ़ रहा था और ऊपर के डायरेक्शन में इन्होंने करंट को लिया। ऊपर करंट बढ़ रहा है आपका जैसे 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर समथिंग इस तरीके से, और नीचे की तरफ ये आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट आगे तक सो ऑन। तो जब इस रीडिंग के अनुसार इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इनको एक स्ट्रेट लाइन मिला। और हम आपको 9th क्लास में बता चुके हैं कि किसी भी ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम किसी एक चीज को बढ़ा रहे हैं इस तरीके के ग्राफ में, मतलब जैसे जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट हमारा इंक्रीज करते जा रहा है। और इस वे में अब हमको अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो इसका कहने का ये मतलब होता है कि जिस रेशियो में आप करंट को जिस रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा उसी रेशियो में आपका करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने एक चीज बताया कि हमारा वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अब इसको जनरल में समझते हैं, ये है आपका ओम्स लॉ। तो जनरल जब आप इसको बुक के अपने लैंग्वेज में समझिएगा तो बुक में इसका ऐसा कुछ इस तरीके से लॉ दिया जाता है, बताया जाता है आपको कि अगर किसी कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन को सेम रखें शुरू में भी लास्ट में भी, जैसे अभी तक आपने देखा ये जो आपका कंडक्टर हम AB जो वायर लिए थे इसको शुरू में भी हम वही रखे थे और लास्ट में भी ये वही वायर है जब हम पोटेंशियल को चेंज किए हैं। ठीक, मतलब पोटेंशियल को चेंज करने का मतलब एक बैटरी की जगह पर हटा करके फिर दूसरा बैटरी लगाया, तीसरा बैटरी लगाया, लेकिन वायर को हमेशा क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो अगर हम किसी वायर का फिजिकल कंडीशन को हमेशा सेम रखते हैं तो उस वायर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो सर्किट में जो वोल्टेज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब if the physical condition of a conductor remains unchanged then the current flowing through the circuit is directly proportional to the applied potential difference between the ends of a conductor।
यानी कि जब आपका कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज करिएगा तो उसको बढ़ाइएगा तो आपका करंट बढ़ेगा, घटाइएगा तो करंट घटेगा। इसका जनरल एग्जांपल हम लोगों ने देखा अपने घर में, जैसे छोटा वाला बैटरी का यूज करते हैं, पेंसिल बैटरी, छोटे करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर आपको लार्ज अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करना है तो हम अपना बड़ा बैटरी, इन्वर्टर वगैरह को यूज करते हैं। ये था आपका ओम्स लॉ। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, क्योंकि हम लोग ये तो आपका ओम्स लॉ हो गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी फंक्शन से या किसी भी इक्वेशन से प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो वहां पर इक्वल के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। तो जब इन्होंने इसको हटाया तो v इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट आया I, सॉरी R, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हो गया v इज इक्वल टू RI, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं v इज इक्वल टू IR। ये आपका करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन। अब यहाँ जो आपका R आया है, ये R है आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। और इसी R को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक नया टर्म आपको आया, रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलने के समय हमारे पैर और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि हमारे आगे जो हम फ्लो कर रहे हैं उस फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। अब रेजिस्टेंस के नाम से इसका क्लियर होता है कि रेसिस्ट करना, मतलब किसी भी चीज के फ्लो को क्या करेगा, मना करेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अपने नाम से ही डिफाइन हो जाता है कि वैसा फैक्टर, वैसा प्रॉपर्टी जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। मतलब रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट वर्च्यू ऑफ अ कंडक्टर व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब किसी भी कंडक्टर से जब कोई करंट फ्लो होती है तो उस कंडक्टर में, उस कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो उस फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रोकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जनरल वे में इसको जान गए, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, कैपिटल R, या समटाइम्स इसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है ओम। इसका सिंबल इस तरीके से होता है ओमेगा, इसका इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम, सॉरी ऐसा यूनिट होता है इसका ओम। अब फार्मूला किसका आप जानेंगे, फार्मूला अभी ओम्स लॉ से क्या आया था, V इज इक्वल टू IR, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बाय I। ये आपको दिया रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक। तो जनरल वे में रेजिस्टेंस हम कहते हैं किसको है, तो ये किसी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो उसके थ्रू होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। जैसे हम लोग अपने जनरल लाइफ में देखते हैं, जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पैरों और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो हमारे आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक। उसी तरीके से जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उस करंट फ्लो को एक उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जो उसको अपोज करता है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R या स्मॉल r से, इसको इसका ऐसा ही लिखता है ओम, या फिर इसको लिखते हैं, इसका जो फार्मूला होता है मैथमेटिकल होता है R इक्वल टू V बाय I। जो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल टू IR, वहीं से R का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो V बाय I। इसका ऐसा ही एक और तरीके से निकाल सकते हैं, V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक। इसी के बराबर होता है आपका ओम। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में डिटेल। और कोई परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं फिर दोबारा। फिर आपका इसके आगे एक और टर्म है रेजिस्टेंस के बाद, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आपके बुक में भी शायद नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है। जैसे एक टर्म होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से।
इस साइन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इसका डेफिनेशन बहुत ज्यादा आसान है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब अगर हम कुछ इस तरीके से कहते हैं कि एक कंडक्टर है, उसका कंडक्टिविटी, उसका रेजिस्टिव रेजिस्टेंस जो है वो कुछ 10% है, ठीक, तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर 10% उसको रेजिस्ट कर रहा है तो 90% उसको सपोर्ट कर रहा होगा। तो जस्ट लाइक जितना रेजिस्टेंस होता है उसी का उल्टा होता है उसका कंडक्टेंस। जैसे इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिग्मा को डिफाइन करते हैं 1/r से। इसका एसआई यूनिट होता है 1/ओम, जिसको हम लोग कहते हैं ओम का पावर -1। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं महो, MHO महो, इसका एसआई यूनिट। फिर एक टर्म आपका आता है, वो है आपका किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर हमको दिया हुआ है, ठीक, कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि हर एक कंडक्टर में करंट अलग अलग तरीके से फ्लो करता है। आपने देखा होगा कि जो, अगर नहीं देखा है तो जान लीजिए कि जितना भी कंडक्टर है उन सबका रेजिस्टेंस अलग होता है और सब में करंट अलग अलग तरीके से फ्लो करता है। जैसे मोटा वायर में करंट का वैल्यू कुछ और होगा, पतला वायर में करंट का वैल्यू कुछ और होगा। अगर उस वायर को नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब ये कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, तो उसमें करंट का वैल्यू कुछ और होगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी अगर लोहा का है तो उसका करंट का वैल्यू कुछ, उसमें से करंट का पास करने का वैल्यू कुछ और होगा, मतलब रेजिस्टेंस कुछ और होगा। फिर अगर आपका कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग सा होगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर पर जो डिपेंड करता है वो करता है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। मतलब किसी भी वायर का अगर आप बड़ा लेंथ लेते हैं या छोटा लेंथ लेते हैं, उस अनुसार से आपका करंट रेजिस्टेंस जो है वो वैरी करता है। जैसे रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर का, इसको मानते हैं कुछ 1। फिर रेजिस्टेंस जो होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक, और एक और कंडक्टर है आपका ये, दोनों सेम मटेरियल का है। फर्क से कितना है कि इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, ठीक। तो अब हम बात करें कि दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, मतलब जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर हम इन दोनों वायर में पूछे कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है L2 जो लेंथ है वो देखने में ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वायर से ज्यादा होगा। मतलब कि ये अगर वायर आपका P है और ये वायर आपका M है, तो P का जो रेजिस्टेंस होगा वो M के रेजिस्टेंस से कम होगा। क्यों? क्योंकि P का जो लेंथ है वायर का वो M के लेंथ से कम है, ठीक। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लोहा का एक वायर है, लोहा का एक किसी भी मटेरियल का आप ले सकते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास आयरन का एक वायर है, तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ वायर है। इसका मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8 माइक्रोमीटर, सॉरी 8 मिलीमीटर। इसका रेडियस जो है वो है 8 मिलीमीटर, ठीक। एक सेम मटेरियल का, मतलब ये आपका आयरन है, एक और आयरन हम वायर लेते हैं, ये भी आयरन है, दोनों का लेंथ सेम है, इसका लेंथ L, इसका भी लेंथ L, लेंथ दोनों का सेम है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, ठीक। तो अब इसका हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है आपका
वो है 4 मिलीमीटर। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि 8 मिलीमीटर जिसका रेडियस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, जिसका 4 मिलीमीटर जो रेडियस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो जब हम पूछेंगे या कोई अगर आपसे पूछता है कि बताइए कि इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो इससे पता ये चलता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। यानी 8 मिलीमीटर का जो रेडियस है इसका जाहिर सी बात है कि इससे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये ऊपर वाला जो वायर है आपका, इसका रेजिस्टेंस इस वाले वायर के रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में कम होगा। यानी कि यहां से सिंपल लैंग्वेज में आपसे ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी वायर को हम लेते हैं सेम मटेरियल का, तो मोटा वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा व्हेन कंपेयर टू थिनर वायर। मतलब कि अगर आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब करंट आसानी से फ्लो होना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि मोटा वायर का यूज मोस्टली हम लोग करते हैं। हालांकि जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, आपको पहले से देखने से ही पता चल रहा है। जब हम इसको निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से तो आप इसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। ठीक, ये थे आप, ये था आपका दो प्रॉपर्टी जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक और होता है कि रेजिस्टेंस टेंपरेचर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, टेंपरेचर पर भी डिपेंड करता है। मतलब किसी भी जैसे जैसे आप किसी मटेरियल का टेंपरेचर बढ़ाइएगा, किसी कंडक्टर का टेंपरेचर बढ़ाइएगा, रेजिस्टेंस उसके साथ इंक्रीज करता है। मतलब वायर जितना ज्यादा गर्म होगा उसमें करंट उतना ही धीरे फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तीसरा आपको ये है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर के। ये कंडक्टर्स के लिए होता है। सेमीकंडक्टर में ये जस्ट अपोजिट होता है। जब हम सेमीकंडक्टर का बात करते हैं तो वहां पर जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाइएगा वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटते चला जाता है। मतलब हाई टेंपरेचर को वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करता है। ठीक, ये है आपका तीन फैक्टर जिस पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है मटेरियल पर, मतलब कि जिस तरीका का अलग अलग मटेरियल आप लीजिएगा अलग अलग रेजिस्टेंस आपको उस पर मिलेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, हम एक रिलेशन निकालते हैं। यहां से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। आपके पास दो रिलेशन है, एक R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, दूसरा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो हम क्या देखते हैं कि R कंबाइन करेगा तो आपको पहले से पता होगा सबको, R तो R हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है L बाई A। ठीक, फिर से जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो R क्या होगा, प्रोपोर्शनल हटेगा। यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आता है इस तरीका का, जिसको हम कहते हैं रो। ये जो आपका टर्म है इसको हम कहते हैं रो। ठीक, रो L बाई A। ये है आपका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला, जिसके अनुसार क्या होता है, R होता है R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया। ये जो आपका रो है, यहाँ एक नया टर्म आपका आ रहा है रो, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। जनरली आपके पास रेजिस्टेंस का आपको दो फॉर्मूला मिल गया, एक VYI, दूसरा R इक्वल टू रो L बाई एरिया। रो है रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर या कंडक्टर, L जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A जो है आपका वो है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। फिर यहां एक आपका नया टर्म आता है रेजिस्टिविटी। कहते हैं इसको रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L बाई एरिया, यहीं से हम लोग रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, रो इक्वल टू, रो को इधर छोड़िए बाकी दोनों को ऊपर नीचे लेके चले आए, तो ये आपका क्या हो जाएगा R इंटू A बाई L। ठीक है, ये है आपका रेजिस्टिविटी। और एक टर्म है कंडक्टिविटी। तो जिस तरीके से हम कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरीके से हमारा कंडक्टिविटी डिफाइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से, ये होता है 1 बाई
रो, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी। The reciprocal of resistivity is called conductivity। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। हाँ, तो अगले क्लास में हम क्या देखेंगे, वहां हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, सॉरी एक चीज छूट गया था, शायद नहीं बता पाया आपको। रेजिस्टेंस अभी तक हम लोगों ने देखा, रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं ग्राफिकली, इस सिंबल से।